तो आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में यूपी पेट स्पेशल क्लास और भैया इसमें हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। जैसा कि अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि जो टॉपिक है उसमें हरित क्रांति को सम्मिलित किया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के विषय में। देखते हैं भैया, हरित क्रांति के विषय में ये कहा गया है कि सामान्य रूप से जैसा कि बताया गया है कि 1960 के आरंभिक चरण में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। बोरलॉग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता 200% बढ़ गई थी। तो ये इसमें बात कही गई। आगे जैसे बताया गया है कि हरित क्रांति शब्द विलियम गॉर्डन ने दिया था। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। ये आपके बनलाने प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं भैया इसके जो कह सकते हैं हरित क्रांति की अन्य व्याख्या। तो इसमें यह बताया गया था कि भैया सबसे पहले जैसे बात की जाए तो जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये कह सकते हैं जर्मन कृषि वैज्ञानिक थे और 1960 के दशक में मैक्सिको में ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर ही अनुसंधान कर रहे थे। और इनके द्वारा विकसित जो गेहूं था जैसे कि बताया गया कि उसमें जो उत्पादकता थी वो 200% के आसपास बढ़ गई। 1965 तक इन बीजों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया तथा खाद्यान्न का अभाव रहते जैसे मैक्सिको, ताइवान आदि देशों में किसानों ने का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो वहीं से क्या होता है कि हरित क्रांति भारत में आ जाती है। और भारत में इसके जनक कौन है भैया? एम एस स्वामीनाथन हैं और एक कृषि आयोग की बाद में अध्यक्ष भी बनती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसके घटक के विषय में। सबसे पहला घटक क्या बताया गया कि उन्नत किस्म के बीज, यानी कि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो थे, यानी कि लोकप्रिय रूप से इन्हें बीजों की बौनी किस्म कहा जाता था। बार बार उत्परिवर्तन की मदद से बोरलॉग ने बीजों की उन किस्मों को विकसित किया जिन्हें पौधे के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता। तात्पर्य है कि पहले जो हमारे पौधे होते थे वो तो बहुत उन्नति कर जाते थे, परंतु उनका फल होता था वो इतना टिकाऊ नहीं होता था। इस कारण ये पौधे छोटे होते थे लेकिन इनमें दानों का आकार बड़ा होता था। ये बीज प्रकाश संश्लेषण रहित अर्थात अपनी उपज के लिए वे सूर्य की किरणों पर निर्भर नहीं थे। अगला इसमें क्या बताया गया है? रासायनिक उर्वरक जी सबसे बड़ी विवेचना यहाँ पर यह मानी गई है कि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे बीज उत्पादकता तभी बढ़ा सकते थे जब उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले। इन बीजों के लिए परंपरागत वनस्पति खाद पर्याप्त नहीं थी क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती थी। यहाँ परंपरागत उर्वरकों की जगह अधिक उर्वरकों की आवश्यकता थी। इस तरह जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, इनकी जो आवश्यकता थी उस पर बल दिया गया। आगे देखते हैं सिंचाई। उर्वरकों को घोलने तथा फसलों को नियंत्रित विकास के लिए समयानुसार सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के दौरान इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि फसल क्षेत्र बाढ़ रहित रहे तथा कृत्रिम जलापूर्ति की व्यवस्था का विकास हो। तो इसी अवधि में क्या होता है भैया कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर नलकूप का विकास होता है। जैसे हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया। तो वर्तमान समय की अगर बात करते हैं या तत्कालीन समय की बात करते हैं तो यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर नलकूप की स्थापना की गई और लगभग अगर देखा जाए तो 74% जो यूपी में सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है। तो इससे क्या होता है कि सिंचाई उन्नत दर्जे में होने के कारण ही हरित क्रांति अच्छी तरीके से संचालित होती है। आगे जैसे बताया गया है रासायनिक कीटनाशक तथा आपतरणानाशक कीटनाशक। इसमें यह बताया गया था कि इनका उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि महंगे उर्वरकों को की खरपतवार तथा अपरत खपत ना कर सकें। आगे इसमें जैसे बताया गया है कि रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी नए बीज वर्तमान देशज किस्मों की अपेक्षा स्थानीय कीड़ों तथा बीमारियों से कम सुरक्षित थे, इसलिए कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी का उपयोग सुनिश्चित उपज करने के लिए आवश्यक था। आगे देखते हैं भैया अगला इसमें क्या बताया गया है। जैसे ये बात प्रस्तुत की गई है इसी के तहत कि साख भंडारण, विपणन और वितरण। किसान हरित क्रांति के महंगे आगत का उपयोग कर इसके लिए उन्हें सस्ते ऋण की आवश्यकता थी। जिन क्षेत्रों में इन नए किस्म की के अंदर लाए गए जैसे भारत में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ वितरण से पूर्ण भंडारण की भी व्यवस्था की गई। जिन देशों ने हरित क्रांति को अपनाया वहाँ खाद्यान्न की कमी थी तथा वहाँ यह आवश्यक था कि नई उपज का वितरण पूरे देश में किया जाए, जिसके लिए विपणन, वितरण तथा समुचित परिवहन व्यवस्था लागू जरूरी थी। इस आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराए गए, जिनका भारत सबसे बड़ा लाभार्थी साबित हुआ। अब देखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई और लगभग कह सकते हैं 1960 के दशक में गेहूं के उत्पादन में तथा 1970 के दशक में चावल के उत्पादक में तथा कई देश खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गए और कुछ खाद्यान्न निर्यातक भी बन गए। हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में विसंगति आई, इसके फलस्वरूप भारत में अंतर व्यक्तिक तथा अंतर क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। इसके कुछ अन्य नकारात्मक प्रभाव हुए थे जैसे जल जमाव के कारण मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि तथा असंतुलित फसल प्रतिरूप। आगे देखते हैं भैया पारिस्थितिकी प्रभाव। हरित क्रांति का सबसे विध्वंसकारी प्रभाव था जब इससे जुड़े हुए मामलों को मीडिया, विद्वानों, विशेषज्ञों तथा पर्यावरणविदों द्वारा उठाया गया तो ना तो सरकार और ना ही जनता का इस पर कोई असर हुआ। लेकिन धीरे धीरे सरकार तथा सरकारी एजेंसियों ने पारिस्थितिकी पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन सर्वेक्षण कर दिया। इनके मुख्य जैसे गंभीर पारिस्थितिकी संकट हो गया और खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा।
इस प्रकार से ये कुछ यहाँ पर बिंदु प्रस्तुत किए गए। भैया इससे लाभ किसे हुआ था, तो आपको ध्यान रखा पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश को विशेष रूप से कह सकते हैं कि हरित क्रांति से लाभ हुआ था। और जो मुख्य फसल थी, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये मुख्य फसल थी जिनसे हरित क्रांति कह सकते हैं कि अपना काम करना शुरू किया था। बाकी जो अन्य राज्य थे वो इससे अछूते रह गए थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अन्य क्रांतियाँ जो आपकी परीक्षा का भाग बन सकती है। जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है, पीले क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन संबंधित है, लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन संबंधित है, गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन संबंधित। इसी में जैसे पराभरणी क्रांति आ जाती है, ये भिंडी उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगली इसमें आती है भूरी क्रांति, ये आपके उर्वरकों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका टॉपिक हो गया हरित क्रांति से संबंधित। अगला इसी में जैसे आपका एक टॉपिक भैया ऑपरेशन फ्लड, चलिए देखते हैं ऑपरेशन फ्लड क्या है जी। ये आपका हो गया ऑपरेशन फ्लड। देखिए इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सन 1970 में एनडीडीबी ने कार्य करना प्रारंभ किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति की उन्होंने शुरुआत की। डॉक्टर कुरियन ने अपनी सहकारी सेवा से त्याग कर सहकारी दूध संघ की स्थापना की, जो अमूल के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए सामान्यतः अगर बात की जाए भैया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और लगभग कह सकते हैं कि जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, एक सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद में क्या होता है कि 1965 में उन्होंने एक अमूल कंपनी की स्थापना की, और ये आनंद गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। और एक सहकारी समिति के रूप में इसने काम करना शुरू किया। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इसने अग्रणी कार्य किया। और जैसे अगर करते हैं तो बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी दूध के विकास पर बहुत बल दिया था। और जो ऑपरेशन फ्लड था भैया, इसके 3 चरण संपन्न हुए। पहला 1970 से 1980 तक, दूसरा चरण 1980 से लेकर के 85 तक था, तीसरा चरण 1900 कह सकते हैं कि 85 से लेकर के 1996 तक था। आगे देखते हैं भैया दूध उत्पादन में स्थान। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से क्या होता है कि भारत में विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान हो जाता है। वैश्विक स्तर पर भारत दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर हो गया, दूसरे पर अमेरिका है वर्तमान समय। अगर हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं दिवस के रूप में, तो भैया 26 नवंबर को राष्ट्रीय मिल्क डे या राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ हम अन्य बिंदु भी देखेंगे यहाँ पर। जैसे सामान्यतः बात की गई कि हरित क्रांति के बाद कैसा प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, तो जो नई कृषि रणनीति के कह सकते हैं कि नाम से लोकप्रिय हुई 1965 के बाद हम भारतीय किसानों के खेती के जो तरीके में बड़ा बदलाव देखते हैं। और वह वो जो कह सकते हैं कि इससे क्या होता है कि उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि हो जाती है और कृषि एक नए रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है। तो ये आज हम लोगों ने देखा, ये सामान्य टॉपिक आप लोगों ने देखा हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के विषय में। मैं ऐसा करता हूँ कि जो परीक्षा में प्रश्न आए पेट में वो यहीं से पूछे जाएँ और उन्हें आप आसानी से सही कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के पास अवश्य भेज दें, क्योंकि ये समस्त जो हमारे वीडियो होंगे ये निःशुल्क होंगे, कोई भी शुल्क आपसे वसूला नहीं जाएगा।